हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कैसे आप सब। हमारा चल रहा था आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में जो हम पढ़ रहे थे स्वायत्त राज्यों का उदय, यानी कि मुगलों के बाद जो छोटे छोटे राज्य होते हैं उनका उदय होता है। राज्य तो पहले से होते हैं, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते हैं। तो आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा बंगाल विजय का, बंगाल का, कि बंगाल है एक स्वतंत्र राज्य है। वैसे तो ये मुगल का एक सूबा है, यानी कि एक राज्य है जो मुगल सल्तनत के अधीन काम करता है। लेकिन इसमें दो युद्ध होते हैं, 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध। और दोनों युद्धों के बाद भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, मुगल राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इलाहाबाद की संधि के तहत बक्सर के युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। और इलाहाबाद की दो संधियां होती हैं बक्सर युद्ध के पश्चात। तो देखते हैं आज प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की दोनों संधियों के बारे में। जो हम पढ़ाएंगे इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो ऐप शिक्षा युग 2.0 से। अपनी पूरी सीरीज रहेगी। प्राचीन भारत हमने कंप्लीट कर लिया है, मध्यकालीन भारत भी अपना आधा से ज्यादा हो चुका है, और अब ये अपना आधुनिक भारत चला हुआ है। तो जल्दी ही हम इतिहास विषय को कंप्लीट कर देंगे। जिन बच्चों को पीसीएस, यूपीएससी या फिर नेट वगैरह का कोई एग्जाम देना है, या आप एसएससी से संबंधित प्रिपरेशन कर रहे हो अच्छे से, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐप को डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ के लिए, जो कि पीडीएफ और लेक्चर दोनों ही आपके लिए फ्री रहेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से बंगाल विजय से। 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध। ये जो हमने जो सीरीज प्रारंभ की थी, दरअसल बच्चों के कहने पर ये जो सीरीज प्रारंभ की गई थी, ये की गई थी एचसीएस 2023 के एग्जाम को लेकर, जो कि आपका 21 मई को होना संभावित है। तो मैंने कहा था कि आपके 21 मई तक मैं आपका इतिहास विषय कंप्लीट कर दूंगा, हो सकेगा उतना। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि सारे के सारे सब्जेक्ट, क्योंकि इतना जल्दी सब कुछ हो नहीं पाता है। तो आज के इस विषय में हम देखते हैं बंगाल विजय के दौरान क्या पढ़ना है। बंगाल विजय क्या है? मुगल शासन के अधीन एक सूबा है। सूबा का मतलब एक राज्य है। क्या है? एक राज्य है। आप बोल सकते हो एक राज्य है, जैसे कि आज के समय में जो राज्य है इसी प्रकार का राज्य है। बंगाल के नवाब इस पर शासन किया करते थे। जैसे कि भारत का प्रधानमंत्री होता है, अलग अलग क्षेत्र के राज्य के अलग अलग मुख्यमंत्री को यहाँ पे नियुक्त कर दिया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे बंगाल का जो नवाब था वो इस पर शासन करते थे। बंगाल के नवाब के अधीन कौन सा क्षेत्र आता था? बंगाल आता था, बिहार आता था, उड़ीसा आता था। वर्तमान में जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र है ये आता था। 1700 में औरंगजेब ने, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद आधुनिक भारत का हम प्रारंभ काल मानते हैं। लेकिन 1700 में ही औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खां को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया था। बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया था 1700 में। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद ये अपने को स्वतंत्र घोषित करते हैं। दीवान का मतलब होता है भंडार गृह का प्रबंधक, मैनेजर, भंडार गृह का मैनेजर। 1717 में फर्रुखसियर ने इसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। 1717 के दौरान फर्रुखसियर ने इसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया, यानी कि अब सैनिक शक्ति भी इनके हाथों में आ गई। इसने बंगाल की राजधानी, किसने? मुर्शिद कुली खान ने। इसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थापित कर ली। ये बात करते हैं हम किसकी? मुर्शिद कुली खां की। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हम बात कर रहे हैं मुर्शिद कुली खां की। मुर्शिद कुली खां की हम बात कर रहे हैं। मुर्शिद कुली खां ने बंगाल की राजधानी ढाका से कहा? मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी, यानी कि चेंज कर दी। और इन्होंने क्या किया? एक बड़े हिस्से को खालसा भूमि में, यानी कि जहां पे सीधा राज्य का नियंत्रण हो, जहां पे सीधा नवाब या शासक का नियंत्रण हो, खालसा भूमि में चेंज कर दिया। किसमें चेंज कर दिया? खालसा भूमि में। इसके बाद की क्या घटनाएं होती हैं? इसने इजारेदारी प्रथा, यानी ठेके पर भू राजस्व वसूली, यानी शासक ने, यानी कि नवाब ने या बादशाह ने क्या कर दिया? इजारेदारी प्रथा प्रारंभ कर दी, जिसका मतलब था कि एक व्यक्ति को ठेका, यानी कुछ जमीन का ठेका दे दिया जाता है, वहां से वो इकट्ठे पैसे करके बादशाह को दे देगा। अब उसके बदले में वो कितना वसूलेगा वो उसकी मर्जी होती है। इसने गरीब किसानों को कृषि विकास हेतु भू राजस्व देने में सक्षम बनाने हेतु तकावी ऋण प्रदान किए। जैसे कि कोई किसान है, कोई कृषक है, उसको लगता है कि मैं इतनी फसल उपजा सकता हूं, लेकिन मेरे पास बीज के पैसे नहीं है, बुआई के लिए पैसे नहीं है,
सिंचाई के लिए पैसे नहीं है तो उसके लिए तकावीर ने दे दिया, एडवांस में लोन दे दिया कि आप पैसे ले लो, आप अपनी फसल को उपजाओ, जब आपके पैसे हो जाएंगे, आपकी फसल आप बेच दोगे मार्केट में, मंडी में, तो आपके पास जो पैसे आएंगे वो पैसे हमारे लौटा देना, उसका कुछ ब्याज वगैरह होता है। 1727 में इसकी मृत्यु हो गई, किसकी? मुर्शिद कुली खां की। यहाँ के दो ही नवाब हुए हैं जो बड़े फेमस हुए हैं, मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां। अगर हम बात करते हैं ना इसकी, तो एक तो मुर्शिद कुली खां नवाब हुआ जो बहुत ही मजबूत हुआ है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं। एक तो कौन? मुर्शिद कुली खां, और दूसरा बाद में जो मजबूत हुआ है वो हुआ है अलीवर्दी खां। इसके पहले भी बहुत हुए हैं, लेकिन अलीवर्दी खां है वो एक मजबूत शासक हुआ, अलीवर्दी खां। इनके बीच में भी हुए हैं, लेकिन ये सबसे मजबूत हैं। ये दोनों के दोनों मजबूत नवाब हैं बंगाल के, ठीक है, दोनों बंगाल के मजबूत नवाब हैं, मुर्शिद कुली खां और अलीवर्दी खां। 1727 में इसकी मृत्यु हो गई मुर्शिद कुली खां की। 1727 से 39 तक का इसका दामाद होता सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन नवाब बनता है, लेकिन वो अपनी जैसी भी जिंदगी वैसे ही गुजार देता है। फिर 1739 में सुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज खां नवाब बनता है। कौन बनता है? सरफराज खां। अब बिहार का नायब सूबेदार है अलीवर्दी खां। बिहार का कौन नायब सूबेदार कौन है? अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां क्या करता है? सुजाउद्दीन के पुत्र हैं सरफराज खां, इनको गिरिया जगह है के गिरिया नामक स्थान पे युद्ध होता है, जिसमें इनको हरा देते हैं और खुद नवाब बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं? सूबेदार अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां नवाब बन जाते हैं। इनके बाद क्या होता है? 1756 में अलीवर्दी खां की भी मृत्यु हो गई। 40 से 56 तक अलीवर्दी खां शासन करते हैं। तो अलीवर्दी खां है जब तक शासन करते हैं तब तक बंगाल की स्थिति सुदृढ़ है, मजबूत है। इन्होंने कहा था कि अंग्रेज हैं वो एक मधुमक्खियों की छत्ते की तरह हैं, अगर आप इनमें हाथ नहीं डालोगे तो ये आपको शहद देंगे। कुछ इस प्रकार की उक्ति यानी कुछ इस प्रकार की लाइन कही थी इन्होंने। अब क्या होता है कि 56 में इनकी अलीवर्दी खां की हो जाती है मृत्यु। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो नवाब को लेकर अगला नवाब कौन बनेगा, इसको लेकर परेशानी बढ़ जाती है, विवाद हो जाते हैं। इस दौरान इसका दोहितर यानी इसकी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बनता है। लेकिन सिराज से यानी सिराजुद्दौला या सिराज से इसके जो क्या बोलते हैं, यहां बैठते हैं ना, ये इनकी मौसी है और एक दुर्लभ राय है, ये कई कुछ कैंडिडेट हैं जैसे कि मौसी घसीटी बेगम है, पूर्णिया का नवाब है शौकत जंग है, ये और मीर जाफर हैं, ये इनके बड़े शत्रु हैं, यानी कि इनके दरबार में ही इनके खिलाफ साजिशें रची जाते हैं। मौसी घसीटी बेगम और मीर जाफर और शौकत जंग ये नहीं चाहते कि सिराजुद्दौला नवाब बने, लेकिन फिर भी ये नवाब बन जाते हैं सिराजुद्दौला। अब इस सिराजुद्दौला की उम्र उस समय बताई जाती है कि 21-22 साल के हैं, जवान यानी कि यंग है। इनको अभी इतनी समझ नहीं है कि कैसे शासन को संभालना है, क्योंकि इनके विरोधी कहीं बाहर से नहीं लेके आने, घर पे ही बैठे हैं। तो समय क्या होता है, उस समय की घटनाएं देखते हैं। इसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का साथ दिया, किसने? मीर जाफर ने। किसने साथ दिया था? मीर जाफर ने। मीर जाफर ने अंग्रेजी सेना का साथ दिया था। बंगाल के नवाबों एवं अंग्रेजों के बीच संघर्ष का कारण फर्रुखसियर द्वारा जारी किया गया शाही फरमान था। आपने देखा था कि फर्रुखसियर जब बीमार हो जाते हैं उनका इलाज किया जाता है तो 3000 रुपए के वार्षिक 3000 रुपए के बदले उनको क्या देते हैं? दीवानी वगैरह सब यानी कर वसूलने की छूट दे देते हैं। सिराज ने अंग्रेजों को क्या किया? किलेबंदी करने से रोका। घटना कैसी? प्लासी की जो लड़ाई होती है उसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। प्लासी की लड़ाई की पृष्ठभूमि, प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि, ये क्यों होता है, ये लड़ाई क्यों होती है? इसकी पृष्ठभूमि ये है कि सिराज ने अंग्रेजों को किलेबंदी करने से रोका। उस समय क्या होता है कि जो अलीवर्दी खां हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, उनको पता है कि दरबार में ही षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, नया नवाब है वो जवान है, उसको अभी इतना समझ नहीं है, तो क्या करते हैं? वो किलेबंदी करते हैं। और नवाब क्या कहता है? सिराज यानी कि नवाब कौन है इसमें? सिराजुद्दौला या सिराज। वो क्या कहता है कि आप किलेबंदी मत करो। इनके कहने के बाद भी यानी कि इनके आदेश की अवहेलना करते हुए ये क्या करते हैं? किलेबंदी करते हैं। और किलेबंदी करते हुए
ये जब किलेबंदी करते हैं, जिस कारण सिराज ने फोर्ट विलियम यानी कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। जो फोर्ट विलियम था उस पर आक्रमण कर दिया और अंग्रेजों को वहां से भागना पड़ा और फुल्टा द्वीप पर जाके शरण लेनी पड़ी। फुल्टा द्वीप है, वहां पे जाके इनको अपनी जान बचानी पड़ी। और इसी समय एक घटना होती है जिसको ब्लैक होल के नाम से जाने जाते हैं। इस घटना के दौरान एक छोटी सी काल कोठरी में कुछ अंग्रेज अधिकारियों को रोक दिया जाता है, जिसमें से बताते कुछ ही बचते हैं, 29 बचते हैं कुछ या 39 इतने कुछ बचते हैं, बाकी की मृत्यु हो जाती है। गर्मी का महीना करीब मई जून का, और बताया जाता है कि छोटी सी काल कोठरी में ऊपर नीचे करके रोक दिया जाता है, जिसको ब्लैक होल घटना कहा गया था। गूगल पे सर्च मार के देख लेना। वैसे ब्लैक होल घटना कुछ इस प्रकार की थी। नवाब ने मानिक चंद को क्या किया, अब अंग्रेज भाग गए फुल्टा द्वीप पे, अब कौन बच गया, नवाब अकेला बच गया। नवाब को इतना समझ नहीं था, उसको पहले पता नहीं था कि अमेरिका में भी इन्होंने अपना विजय पताका फहराया हुआ है, ये इतने आसानी से भागने वाले नहीं हैं। इसने क्या किया, हाँ ये भाग गए तो अब आराम से रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसने क्या किया, मानिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बना दिया। मानिक चंद को कलकत्ता का प्रभारी बना दिया। और मानिक चंद ने फिर क्या किया, जब सिराज वापिस चला गया तो इसने क्या किया कि मानिक चंद ने कुछ रिश्वत लेकर कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया। क्या किया, कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दिया। जनवरी 1857 में अंग्रेजों ने कलकत्ता पर फिर से अधिकार कर लिया। अब ये अंग्रेजों को सौंप देगा तो अंग्रेज अधिकार तो करेंगे। फिर क्या हुआ, फरवरी 1857 में सिराज और अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि होती है। अब युद्ध की स्थिति होती है तो सिराज को पता चलता है कि तुम्हारे ही प्रतिद्वंदी तुम्हारे घर में है, अगर अब युद्ध किया तो तुम हार सकते हो, इसलिए इन्होंने कुछ संधि की। तो संधि अंग्रेजों की एक खास रणनीति रही, वो संधि करते थे। अगर अगले वाले ने संधि का पालन नहीं किया तो उस पर तो आरोप प्रत्यारोप थोप देते थे वो, और खुद कभी संधि का पालन वो करते ही नहीं थे। इस संधि के तहत अंग्रेजों को किलेबंदी करने का, ये संधि हुई अलीनगर की, अंग्रेजों को किलेबंदी करने का और सिक्के ढालने का अधिकार मिल जाता है। और युद्ध में जो क्षति हुई थी उसे पूर्ति करने का वचन सिराज द्वारा दिया गया, यानी कि जितने युद्ध में जो नुकसान हुआ था वो मैं आपको पे कर दूंगा, और आगे से हम दोनों पार्टी किसी के साथ कोई युद्ध नहीं करेंगे। फिर क्या होता, कालांतर में उनको पता चलता कुछ समय के बाद कि सिराज की सत्ता पर पकड़ बहुत कमजोर है, और इस कारण पूर्णिया के नवाब मोसी घसीटी बेगम, ये मोसी से भाई बच के रहना, हर किसी की मोसी लगभग ऐसी होती है, ठीक है ना, मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ और अंग्रेज अधिकारी वाटसन, सभी ने मिलके, यानी कि उसके दरबारी और अंग्रेज सभी ने मिलके सिराज के खिलाफ क्या कर दिया, षड्यंत्र रच लिया। और इस कारण फिर प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध देखते हैं, ये क्लासी नहीं था भाई, प्लासी था, ठीक है। फिर देखते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध में क्या होता है, 23 जून 1757 में सिराज और कलावी के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का कलावी कर रहा था। अब जब युद्ध होता है उससे क्या करता है, जो मीर जाफर है, ये कैंडिडेट मीर जाफर सेनापति, ये क्या करता है, सिराज को बोलता है कि मैं आपको एक सलाह दूं, आज के लिए युद्ध आप पोस्टपोन कर दो, आज के लिए हम युद्ध स्थगित कर देते, कल से हम लड़ाई करेंगे। और ये क्या करता है, उसी रात यानी कि अंग्रेजों से जाके मिल जाता है। इसने क्या किया, ऐसा समझौता किया कि युद्ध एक दिन के लिए स्थगित कर दिया, और मीर जाफर अंग्रेजों से जाके मिल गया। युद्ध होना था उस दिन, क्या किया, अब जो नवाब की सेना थी वो किसके कंट्रोल में थी, मीर जाफर के कंट्रोल में थी। अब सेना आएगी नहीं, युद्ध करेगी नहीं, तो नवाब अकेला क्या करेगा। इसके कुछ नवाब की कुछ विश्वसनीय व्यक्ति थे, बस वही थे, जो कि दोनों शहीद हो गए थे, जिनमें मीर मदान और मोहनलाल थे। घटना कुछ इस प्रकार से होती है, युद्ध में विश्वासघातियों की सेना बिना युद्ध के ही लौट गई। इस युद्ध में नवाब के विश्वसनीय सहयोगी जो थे मीर मदान और मोहनलाल, दोनों वीरगति को प्राप्त हो गए। युद्ध पश्चात नवाब मुर्शिदाबाद भाग गया, उसको पता चला कि तुम्हारे ही अपने तुम्हें मारने पे तुले हैं, तो ये क्या गया, मुर्शिदाबाद भाग गया, जहां पर मीर जाफर के पुत्र थे जिनका नाम था मीरान। मीरान ने क्या कर दिया, उनकी हत्या करवा दी, सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। और इनकी हत्या करवाने के बाद अंग्रेजों को पता है अब जो भी होंगे ना वो अपने ही कंट्रोल से नवाब बनेंगे। और मीर जाफर को बोला जाता है कलायु का गिद्दड़, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। मीर जाफर को बोला जाता है कलायु का गीदड़, क्या बोला जाता है, गीदड़। अब इनकी मदद से अगले नवाब बनते हैं। पलाशी युद्ध के बाद मीर जाफर नया नवाब बना। नया नवाब कौन बना, मीर जाफर नया नवाब नियुक्त किया गया।
नियुक्त तो कर दिया। अब अंग्रेजों की तो लालसा थी कि हम ये भी हड़प लें, ये भी हड़प लें, ये भी ले लें, वो भी ले लें। मीर जाफर को इतना पता नहीं था कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मगर जल्दी ही क्लाइव व कंपनी की बढ़ती मांगों के कारण आर्थिक स्थिति का शिकार हो गया मीर जाफर। मीर जाफर ने क्या किया, फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर की जगह, अब अंग्रेजों ने पता चल गया कि भाई ये तो अपने से विपरीत चलने लगा अब, क्योंकि ये इससे तंग हो चुका था इनसे। भाई तुम्हारा हक था, मैंने तो दे तो दिया था, अब बार बार आप डिस्टर्ब क्यों करते हो, परेशान क्यों करते हो। इन्होंने क्या समझा था कि हाँ मैं अपनी मर्जी से किसी को नवाब नियुक्त करेंगे, जब मन करेगा वो तभी पैसे निकाल लेंगे, यानी कि अलादीन का चिराग समझ लिया। अंग्रेजों ने मीर जाफर की जगह मीर कासिम को नवाब घोषित कर दिया। तुम हमारी मानने से रह गए भाई, हम तुम्हें हटाते हैं। अब नवाब किसको, मीर कासिम को घोषित करते हैं। कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर ली। इसने सबसे पहले क्या किया कि पहले तो राजधानी को ही स्थानांतरित कर लेते, चेंज कर लेते हैं, इनसे थोड़ा सा बचाव हो जाएगा। इसने नौकरशाही को पुनर्गठन किया एवं सभी करों को समाप्त कर दिया। मीर कासिम ने क्या किया, नौकरशाही का फिर से गठन करते हैं और सभी जो प्रकार के कर हैं इनसे हम छूट देते हैं, सबको मुक्त कर देते हैं। क्योंकि क्या होता था कि भारतीय लोगों को तो ये कर देना होता था, इनको देना नहीं होता था। भारतीय अगर कोई व्यक्ति व्यापारी है, 100 रुपए की वस्तु लेके उस पर कर वगैरह देके लेके आएगा, जब अपने स्थान पर जहां पे उसको सेल करनी वहां तक लेके आता, तब तक उसके 150 रुपए लग जाते। और इनके 100 से यानी कि मान लेते हैं किराया वगैरह करके 110 रुपए लगते हैं। अब वो 110 वाला 120 में बेच सकता है, लेकिन भारत का जो व्यापारी 150 की लेके आया है वो कम से कम 160 की तो बेचे। अब देखते हैं जो आम जनता हो तो 120 वाले के पास लेगी, 160 वाले के पास क्यों लेगी। तो इन्होंने क्या किया कि अपने ही व्यापारियों का, अपने ही जनता का शोषण हो रहा है, इसने सभी प्रकार के कर दिया माफ और एक नया प्रकार का कर लगा दिया जिसका नाम था खिलजी जमा। एक खिलजी जमा नाम का एक नया कर लगा दिया सभी के लिए, हर बाकी पहले सारे कर दिए माफ। 1763 में अंग्रेजों ने मीर कासिम के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने, सबसे पहले जो मीर कासिम है इनको युद्ध की घोषणा कर दी और मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया। पहले कौन थे नवाब, मीर जाफर। पहले कौन है, मीर जाफर। फिर इनके बाद कौन आते हैं, मीर कासिम। कौन आते हैं, मीर कासिम। और फिर कौन आते हैं इनके बाद, फिर से मीर जाफर आते हैं। फिर कौन आते हैं, मीर जाफर आते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले मीर जाफर और इनसे पहले कौन था, इनसे पहले था सिराज। इनसे पहले कौन था, सिराज था। ठीक है, कुछ ये क्रम रहता है। अब ये फिर से क्या करते हैं, सिराज के खिलाफ तो प्लासी का युद्ध में इनको तो हटा ही देते, मीर जाफर को बनाते हैं। मीर जाफर इनकी मांग से तंग आ जाते हैं, यानी कि इनकी जितनी मांग होती पूरी नहीं कर पाता। फिर मीर कासिम को हटा दे, मीर कासिम को बैठा देते हैं नवाब के पद पर। मीर कासिम ने क्या किया, अपनी राजधानी स्थानांतरित की और सभी करों को मुक्त कर दिया, नया कर लगा दी। इवन को लगता था कि ये तो फिर हमारे खिलाफ होगा, इन्होंने फिर उठा के मीर जाफर को यहाँ पे बैठा दिया। अब मीर कासिम है ये समझदार और योग्य कैंडिडेट है, इसको पता था कि ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। इन्होंने क्या किया, ये निष्कासित यानी कि जब यहां से भाग चुके थे तो अवध यानी कि आज का जो आपका उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र लगता है, अवध के जो नवाब है उस समय के सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। नवाब साहब मेरे साथ ये हो गया, हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसी घटना है। और उसी दौरान क्या होता है कि जो मुगल बादशाह हैं, मुग आलमगीर द्वितीय, उनको भी वहीं से निष्कासित किया हुआ है, वो भी यहाँ अपनी जान बचा के यहाँ बैठे हैं। तो ये तीनों मिलकर प्लानिंग करते हैं, भाई अंग्रेजों का क्या किया जाए, चलो तीनों मिलकर सेना इकट्ठी करते हैं, सबसे पहले तो इनसे ही निपटते हैं। और तीनों मिलकर फिर एक युद्ध की घोषणा करते हैं जिसको बोलते हैं बक्सर का युद्ध, जिसमें क्या है, सिराजुद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और कौन है, मीर कासिम। मीर कासिम अवध का नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक हैं। तो यहां से एक तिगड़ी बनती है, कौन सी, एक तो जो यहां पे थे ये कासिम, मीर कासिम, और फिर सुजाउद्दौला, यहां पे तो चल लिखा नहीं जाएगा, आगे लिखे भी होंगे, सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट कौन है, शाह आलम द्वितीय। तीनों मिलकर युद्ध करते हैं। अगला युद्ध प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध है, सॉरी बक्सर का युद्ध करते हैं। अगले आगे चल के कौन सा युद्ध होगा, बक्सर का, जिसको क्या बोलते हैं, बक्सर का युद्ध। आगे लिखा नहीं क्या, क्या बोलते हैं, बक्सर का युद्ध। तो बक्सर के युद्ध से पहले थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि प्लासी का जो युद्ध हुआ है इसका क्या प्रभाव पड़ा है, इसका
प्रभाव देख लेते हैं, इसका महत्व थोड़ा देख लेते हैं। प्लासी की जो लड़ाई होती है, जो युद्ध होता है, उसमें अंग्रेजों की विजय होती है और बंगाल के इतिहास में विशेष प्रभाव हुआ। क्या प्रभाव हुआ कि अंग्रेजों की इस विजय से बंगाल के नवाब की स्थिति कमजोर हो गई, बंगाल के नवाब की स्थिति कमजोर हो जाती है। बाह्य रूप से तो कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ, बाहरी रूप से तो लगता है कि अगला नवाब ही परिवर्तित हुआ और कुछ नहीं हुआ, जो पहले भी होते थे नवाब ऐसे ही शासक सम्राट चेंज होते रहते थे। लेकिन अंदरूनी रूप से शक्तियों का ऐसा प्रभाव हुआ कि सारी शक्तियां अब अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गई। अब क्या किया इन्होंने, क्या किया, द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दी कि जनता से जो कर आएगा, जो राजस्व आएगा, वो तो हम इकट्ठा करेंगे और जनता की जो समस्या आएंगे वो नवाब पूरी करेगा। अब जिसको आय है उसको जिम्मेवारी नहीं दी गई है और जिसके पास जिम्मेवारी है उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। देखने में लगता है सब कुछ नवाब का है, लेकिन करते क्या है, सब अंग्रेज हैं। यानी कि अंग्रेजों के पास सिर्फ पैसा आएगा, कोई जिम्मेवारी नहीं है। हमारी कोई जिम्मेवारी नवाब की है। नवाब जिम्मेवारी कैसे नहीं भाई, उसके पास कोई आय का साधन ही नहीं छोड़ा। ऐसी दुर्गति हो जाती है। बाह्य रूप से सरकार में कोई अधिक परिवर्तन नहीं हुआ और अभी भी नवाब ही सर्वोच्च अधिकारी था। ये सिर्फ दिखावटी रूप से, सिर्फ दिखावटी रूप से। लेकिन व्यवहारिक रूप से कंपनी के प्रभु तो ये क्या था, दिखावटी रूप से। मैं लिख देता हूं, ये सिर्फ दिखावटी रूप से था, ठीक है ना। लेकिन व्यवहारिक रूप से क्या होता है, कंपनी के प्रभुत्व पर निर्भर था सब कुछ। कंपनी ने नवाब के अधिकारियों की नियुक्ति में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि नवाब के जो अधिकारी होंगे वो हम चूज करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे। नवाब के प्रशासन की आंतरिक कला स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी और अंग्रेजों के साथ मिलकर विरोधियों द्वारा किए गए षड्यंत्र से तथा प्रशासन की शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है। वित्तीय उपलब्धि के अतिरिक्त अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसी और डच कंपनियों को भी कमजोर बना दिया। अब जो इनको टक्कर देने के लिए पुर्तगाली पहले ही लाइन में लगे हुए थे, अब डच और फ्रांसीसी थे, वो भी यहां से कमजोर बना दिया और इजारेदारी का, यानी कि सफलतापूर्वक इजारेदारी भी स्थापित कर लिया। यानी कि यहाँ पे सब इनका आय का ही साधन है, व्यय का कोई साधन है, जिम्मेवारी नहीं है, आप डायरेक्ट बोल सकते हो। फिर होता है बक्सर का युद्ध। अब बक्सर का युद्ध कैसे, यानी कि मीर जाफर, नवाब शुजाउद्दौला, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और कौन है, शाह आलम द्वितीय, शाह आलमगीर द्वितीय। अब शाह आलमगीर द्वितीय और तीनों मिलके ये मुगल सम्राट, ये आपका देखो यहां से तो सिर्फ अंग्रेज हैं, यहां आपका मीर जाफर, मीर कासिम है, ये नवाब अवध वाला दूसरा अवध से, और ये मुगलों से, तीसरा कौन, मुगलों से। मैं यहां लिख देता हूं, ये कौन है, मुगल बादशाह, ये कौन है, ये है मुगल, और ये है अवध के नवाब, और ये कहां है, बंगाल के नवाब। तीनों इकट्ठे होते हैं और एक सेना इकट्ठी करते हैं और बक्सर का युद्ध करते हैं। बक्सर के युद्ध में ये तीनों सेनापति, ये तीनों की सेना है और ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करते हैं हेक्टर मुनरो। एग्जाम में पूछ सकता है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, हेक्टर मुनरो ने। कासिम की सेना नेतृत्व, यानी कि मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, इनका जो नेतृत्व किया था वो गुरगिन खान ने किया था। किसने किया था, गुरगिन खान ने। इसमें अंग्रेज विजय हो जाते हैं। विजय किसकी हुई, अंग्रेजों की। इसका मतलब तीनों महान शक्तियां हार चुकी हैं अंग्रेजों से, तीनों महान शक्तियां हार चुकी हैं। अब जो शाह आलम द्वितीय हैं, शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के शरण में आ गया। कौन, शाह आलम द्वितीय कौन, शाह आलम द्वितीय कौन, मुगल। यानी कि केंद्रीय शक्ति भी अब इनके कंट्रोल में आ गई, केंद्रीय शक्ति भी इनके कंट्रोल में आ गई। शुजाउद्दौला ने कुछ विरोध किया, लेकिन बाद में इन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया। ये कुछ समय के लिए और लड़ना चाहते थे, लड़ रहे थे, लेकिन बाद में इनको पता चलेगा कि भाई जब मुगल सम्राट ने समर्पण कर दिया, तुम नहीं बच पाओगे। और जो तीसरा कैंडिडेट है मीर कासिम, जिसने कहा था कि चलो युद्ध करते हैं, वो खुद दिल्ली भाग गया और 1773 में उसकी मृत्यु हो गई। जो इनको लड़ाई करने के लिए छोड़ के गया था खुद भाग गया और ये लड़ते रह गए और ये इनके अधीन आ गए। और इस युद्ध के बाद दो संधियां होती हैं, जिनको इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बारे में या हम देखेंगे, इनके नाम से जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बक्सर का युद्ध पढ़ लिया, प्लासी का युद्ध पढ़ लिया, तो बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाओ। इलाहाबाद की दो संधि होती है, उनमें से पहली संधि होती है जो 12 अगस्त को होती है। जो कब होती है, 12 अगस्त 1765 को होती है। इसके दौरान क्या होता है, इस संधि में कौन कौन होते हैं, शाह आलम द्वितीय और क्लाइव, शाह आलम द्वितीय और क्लाइव।
अब शाह आलम द्वितीय को कलावी कहते हैं अंग्रेज अधिकारी, भाई तुम्हारा तो कोई मैटर ही नहीं था, हमारा तो मीर कासिम के साथ लफड़ा था, तुम कहां से आए थे, तो सजा तो तुम्हें भी मिलेगी, हार गए तो, अगर जीत जाते तो ये इनको दे देते सजा, बाकी हार गए तो क्या कहते हैं कि मुगल सम्राट से स्थायी रूप से अब तुम क्या करोगे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी हमें दे दोगे परमानेंट, अब बीच में हस्तक्षेप नहीं, अब मजबूर है बंदा, देनी पड़ेगी, तो ये दीवानी देनी पड़ी। बदले में कंपनी ने क्या किया, मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना प्रारंभ कर दिया, हम आपको 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देंगे, बदले में आपको 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन मिल जाएगी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी हमारे पास रहेगी, हमारे पास रहेगी, हम क्या करें क्या ना करें, आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन। कंपनी ने क्या किया, कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए, जो कि अवध के नवाब के अंदर आते थे दो क्षेत्र, कड़ा और इलाहाबाद, इन्हीं का क्षेत्र नवाब से यानी कि अवध वाले से लेकर दिल्ली वाले नवाब को दे दिया, अपने पास से तो कुछ नहीं गया। प्रथम संधि के तहत कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा, ये क्वेश्चन पूछा था एक बार, बंगाल में किसे नियुक्त किया गया, मोहम्मद रजा खां को, बिहार में सिताब राय को और उड़ीसा में राय दुर्लभ को। तो पहला बंगाल में मोहम्मद रजा को, बिहार में राय सिताब राय को और उड़ीसा में राय दुर्लभ राय को नियुक्त किया था, इन 3 अधिकारियों को नियुक्त किया। इस कंडीशन के बाद अंग्रेजों ने कहा था कि हमने दुश्मन को बिना ही कुछ दिए उन्हीं के पैसे से उन्हीं को पंगु बना दिया, कुछ इस प्रकार की एक उक्ति हुआ करती थी कि अपना कुछ नहीं गया। अब गया तो क्या गया, हमने तो क्या ले लिया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ले ली, यहीं से जो पैसा आएगा उसमें से कुछ हिस्सा दे देंगे हम मुगल सम्राट को, अपना तो कुछ नहीं गया, अपने को तो फायदा हो गया। अब दूसरा, इसको क्या मिला भाई, मुगल को, भाई तुम्हें हम कड़ा और इलाहाबाद जिले के जो ये क्षेत्र हैं जो नवाब के अधीन थे, अवध के नवाब के, ये हम तुम्हें दे देंगे, इनको दे दिया। अब घटाया किसका, उनका, किसका, अवध के नवाब का। अवध के नवाब के साथ क्या संधि करते हैं कि कड़ा और इलाहाबाद 2 क्षेत्र तो हमने दे दिए, सॉरी हाँ, ये तो उनको दे दिए। कंपनी ने, नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए देने की बात स्वीकार कर ली। क्या कर लिया, 50 लाख रुपए देने की बात स्वीकार कर ली कि भाई आपका जो नुकसान हुआ है उसके बदले में मैं 50 लाख रुपए आपको मैं दे दूंगा। तो नवाब ने इनको 50 लाख रुपए देने स्वीकार कर लिया। अब कड़ा और इलाहाबाद किसको दे दिए थे, कड़ा और इलाहाबाद दे दी थी मुगल बादशाह को। इन 2 क्षेत्रों को छोड़ के बाकी अवध के नवाब को वापस दे दिया। अब आपके 2 क्षेत्र घट गए और यहां से 50 लाख रुपए भी आपको देने पड़ेंगे। बदले में क्या किया, अब बदले में क्या किया, कंपनी द्वारा अब अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्च पर एक अंग्रेजी सेना रखी गई। आपके पास सेना नहीं होगी, सेना हम देंगे, लेकिन सेना का खर्च आप उठाएंगे। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ, अवध को हुआ। तो यहां पे अंग्रेजी सेना रखी गई और कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की पूरी छूट मिल गई। कर मुक्त व्यापार करने की क्या मिल गई, छूट मिल जाती है। बक्सर के युद्ध का महत्व देखते हैं। बक्सर के युद्ध का क्या महत्व होता है। बक्सर की लड़ाई के माध्यम से अंग्रेजों ने बंगाल पर पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण कर लिया, यानी कि अब कुछ नहीं बचा है। बक्सर युद्ध के बाद सब नियंत्रण में आ गया। वास्तव में हस्तांतरण की इस प्रक्रिया का प्रारंभ तो प्लासी की लड़ाई से हुआ था, मगर इसकी चरम परिणति बक्सर के युद्ध में हो गई, क्योंकि अब टक्कर की कोई शक्ति बची नहीं है। बक्सर की लड़ाई ने बंगाल के नवाब के भाग के सूर्य को, यानी कि उनका भाग्य तो अस्त हो चुका है, उनका भाग्य तो अस्त हो चुका है। ये भाग जहां लिखा है इसका मतलब था भाग्य, भाग्य के सूर्य को अस्त कर दिया और अंग्रेजों का बंगाल में एक शासक शक्ति के रूप में उदय हो गया। अब यहां अंग्रेजों का उदय होता है। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत ने ब्रिटिश शक्ति को और सर्वोच्चता सिद्ध कर दी, यानी कि ब्रिटिश शक्ति अब सर्वोच्च है, क्योंकि भारत की तीनों महान शक्तियों को इन्होंने हरा दिया। यह विजय केवल ऐसा नहीं था कि मीर कासिम के विरुद्ध थी, ऐसा नहीं था मीर कासिम के विरुद्ध थी, बल्कि यह मुगल बादशाह जो यहां पे कभी शासन किया करते थे संपूर्ण भारत पे, और अवध के नवाब के विरुद्ध भी थी।
और सभी को मिला के यहाँ पे ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि मुगलों का और अवध के नवाब का और मीर कासिम का तो ये मान के चलो अपना पतन सा हो जाता है। और मीर कासिम तो भाग ही जाते हैं, बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है और शाह आलम इनके नियंत्रण में आ जाते हैं और ये भी इनके नियंत्रण में आ जाते हैं, अवध के नवाब भी। और अब स्थिति किसकी मजबूत होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की। इस विजय ने भारत में अंग्रेजों के शासन की स्थापना का मार्ग और सुदृढ़ कर दिया, मजबूत कर दिया। अब टक्कर में यानी कि बहुत कम बचे हैं। अब 1700 कब का समय है? 1764 का और 1765 का। एक बात और भी ध्यान में रखना कि ये जब युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध, बक्सर का जब युद्ध होता है 1700, बक्सर का युद्ध 1764 कब होता है? 1764। अब ये 1764 होता ना, उधर 1761 में पानीपत का भी युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध भी होता है 1761 में। अब इनको क्या पता चल जाता है कि भाई 1761 में मराठे हैं ना, मराठे भी मजबूत स्थिति में थे। अब इनको लगता था, ऐसा समय आ गया था कि अब मुगलों के बाद मराठे शासन करेंगे, लेकिन 1761 में पानी के युद्ध में मराठे हार जाते हैं। कौन हार जाते हैं? मराठे हार जाते हैं पानीपत के युद्ध में। पानीपत के युद्ध में मराठों की हार होती है, मराठे हार गए, मराठे हार गए। एक समय आ गया था कि लगता था कि अब भारत पे मराठे शासन करेंगे और पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की भी शक्ति क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अब लगता है कि वो भी नहीं कर पाएंगे, अब ये बचे हुए थे ये भी हमारे कंट्रोल में आ गए। अब यहां से लगता है कि पूरा का पूरा भारत अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका है। अगले पॉइंट पे अगर हम चलें तो बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 72। मैंने बताया था कि बंगाल में द्वैध शासन भी करते। द्वैध शासन का मतलब क्या था? बक्सर के युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की, जिसमें क्या था? दीवानी यानी कि राजस्व वसूलने का काम और निजाम यानी पुलिस और न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गए। कंपनी ने दीवान के रूप में दीवानी अधिकारों और डिप्टी सूबेदार को नियुक्त करके निजामत अधिकारियों का प्रयोग किया। कंपनी ने मुगल शासक से दीवानी कार्य हासिल किए और निजामत कार्य बंगाल के सूबेदार से प्राप्त कर लिए थे। अब देखते हैं जो बंगाल का नया नवाब जिसे नियुक्त करते हैं वो एक अल्पायु है, यानी कि बहुत कम उम्र का है। द्वैध शासन इसलिए कि प्रशासनिक दायित्व तो बंगाल के नवाब पर था, प्रशासनिक दायित्व बंगाल के नवाब पर था, जबकि राजस्व वसूली का दायित्व ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंदर। जिसके पास क्या है? इसके पास सिर्फ दायित्व है, इसके पास क्या है? इसके पास है सर्जित दायित्व है और इनके पास क्या है? वसूली है, वसूली का दायित्व, ये पैसे का, और इनके पास प्रशासनिक दायित्व। आप समझ सकते हैं कुछ इस प्रकार से, इनके पास तो प्रशासनिक दायित्व होगा, किसके पास? नवाब के पास। ये तो नवाब को करना है पूरा। और जो वसूली करनी है, राजस्व वसूली का दायित्व है, ये किसके अंडर है? ये सर कंपनी के है। तो कंपनी तो पैसे इकट्ठे कर रही है और जिम्मेवारी नवाब निभा रहा है। तो भाई ऐसे चलेगा कितने दिन? प्रशासन की रीढ़ क्या होती है? अर्थत्वावित यानी कि पैसे, सीधी सी बात है। लेकिन 1765 के अगस्त महीने में स्थापित द्वैध शासन प्रणाली के अनुसार वित्त अर्थात कर वसूली का अधिकार कंपनी को मिल गया, जबकि प्रशासन नवाब के हाथों में बना रहने दिया। क्योंकि लगता था कि लोगों को लगता है, इन्होंने ये इसलिए दे दिया प्रशासन कि लोग हमारे खिलाफ भड़के नहीं, ये नहीं समझे कि सब कुछ अंग्रेजों के दिन है। अब वो बोल देते भाई नवाब कर रहा है, हम क्या करें। उनको लगता है कि नवाब ही कर रहा है, गलत करता है अच्छा करता है नवाब करता है। नवाब बिना मतलब के बेहुद्दा बना रखा है बस। आज भी यही होता है, नाम किसी का चलता है, करता कोई है। सबसे बड़ी बात यह है कि नवाब और कंपनी दोनों के अलग अलग स्वतंत्र सत्ता थी। अब इनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं उनकी जिम्मेवारी नहीं है। दीवानी का अधिकार प्राप्त हो जाने से कंपनी की स्थिति में आमूल परिवर्तन होते हैं। दीवानी का कार्य माल गुजारी के साथ साथ आंशिक स्तर पर न्याय करना भी था। रॉबर्ट क्लाइव ने दीवानी का भार बंगाल में मोहम्मद रजा खां और बिहार में राजा सिताब राय और इन दो भारतीय अधिकारियों को दे दिया था। तो ऐसी कुछ स्थिति थी। प्रमुख दीवानी कार्यालय मुर्शिदाबाद और पटना में स्थापित किए गए। शासन प्रबंध और फौजदारी के मामलों में सुलझाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक देना प्रारंभ कर दिया। यानी कि इनके लिए आप 53 लाख रुपए लेंगे, अब उससे आप काम चलाओ या न चलाओ, हमारी कोई गारंटी नहीं है। उस समय बंगाल का नवाब अल्पवयस्क था, अल्पवयस्क यानी कि छोटी उम्र का था। अब छोटी उम्र का है, अब जिम्मेवार कैसे बताएगा? अब किसी का विवाद हो गया, बच्चा बैठा है 8 साल का,
बच्चा बैठा है 10 साल का, वो नवाब है। अब नवाब को क्या पता, नवाब तो मिट्टी में खेलना जानता है, उसको क्या पता कि किसका समझौता क्या करना है। वो नाम नाम का नवाब है। अब वो किसके हाथों में, मोहम्मद रजा खां के हाथों में संपूर्ण शक्ति सौंप दी गई। अब मोहम्मद रजा खां इनका ही कठपुतली है, नवाब है वो नामात्र का रह गया। इस प्रकार कंपनी ने प्रशासन पर भी अपना प्रभाव नियंत्रित कर लिया। अब क्या कर लिया, नवाब है वो छोटी उम्र का है, जो वहां पे जो ये नियुक्त किया है प्रशासन की देखरेख के लिए, क्या नाम था इनका, मोहम्मद रजा खां, ये इनका भी पंगु है, यानी कि इनका भी कठपुतली है। उधर से जिम्मेवारी अपने पास कोई बची नहीं, यानी कि दोनों तरह से ही कंपनी का अधिकार मजबूत है और कंपनी इस प्रकार से कंट्रोल कर लेती, नियंत्रण कर लेती बक्सर के युद्ध और दोनों संधियों के बाद। तो ये था आज का अपना टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा बंगाल के बारे में, बंगाल में प्लासी युद्ध और बक्सर युद्ध, बिल्कुल गहनता के साथ पढ़ा। यहां से एग्जाम में दोनों में से क्वेश्चन आता ही आता है, कहीं ना कहीं से मैच हो जाता है यहाँ से, इसलिए मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया है, ज़्यादा समय इसलिए लगा है, छोटा कंटेंट फिर भी मैंने ज़्यादा समय इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। आपका मराठों से, मराठों के जो संघर्ष है वहां से बनता है, हैदराबाद के निजाम से, हैदराबाद सॉरी ये क्या था आपका, मैसूर टिप्पू सुल्तान, हैदर अली, इनकी जो 4 युद्ध होते हैं वहां से प्रश्न बनते हैं। तो ये जो जरूरी है, ये बड़े गहनता के साथ, बड़े धैर्य के साथ आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो आज आपका बंगाल हो चुका है और कल पढ़ेंगे हम मैसूर के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मैसूर को लेकर। तो आप ये पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लें, अपनी तैयारी को जारी रखें अच्छे से। यह आज का अपना था बंगाल विजय। आज हमने पढ़ा प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध और इलाहाबाद की दोनों संधियां। और ये जो हमने सीरीज वैसे शुरू की थी एचसीएस 2023 के एग्जाम को लेकर, जिन बच्चों का इस बार हो जाता है क्लियर तो अच्छी बात है, और नहीं होता तो कोई बात नहीं, हम ये सीरीज आपकी बिल्कुल कंप्लीट करेंगे। और भी आपको एग्जाम देना चाहते हो तो वहां भी ये आपकी सीरीज काफी कारगर होगी। आप यूजीसी नेट वगैरह देना चाहते हैं तब भी ये आपके लिए फायदेमंद कंटेंट रहेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट में, थैंक यू।